जय हिंद। और इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे तीनों नए कानून के कुछ बेसिक जानकारी, मतलब जो तीनों में कॉमन है उसको भी समझेंगे और तीनों के बारे में थोड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं कि क्या है, कुछ उसका बेसिक जो जानकारी है उसको हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे और उस पर विचार करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं तीन नए कानून से संबंधित बेसिक क्लास आज का। अभी हम लोग के यहाँ है क्या, तीन नए कानून में बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएल। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीन नए कानून हैं जिसको बृहद अधिनियम भी कहा जाता है। इस बृहद अधिनियम के अंतर्गत आपको इन तीन नए कानून के बारे में पढ़ना होगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 नंबर का इसका भी ध्यान होगा, यानी 700 नंबर में ये तीन महत्वपूर्ण पेपर में से एक है। सबसे पहली बात इसमें क्या है कि इस नए कानून पर राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है, तो राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तीनों नए कानून पर। राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है, 25 दिसंबर 2023 को ये तीनों कानून पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। ठीक, इसके बाद आएगा क्या कि ये तीनों नए कानून में पूरे देश में लागू कब से है, ये बात है कि तीनों नए कानून पूरे देश में लागू है आपको 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, इसके बाद अध्याय कितना है, बीएनएस में कुल अध्याय की संख्या 20 है, बीएनएसएस में कुल अध्याय की संख्या 39 है और बीएसए में कुल अध्याय की संख्या कितना है, 12। अब इसके बाद क्या बचेगा, धारा। बीएनएस में कुल धारा की संख्या 358 है, बीएनएसएस में कुल धारा की संख्या 531 है और बीएसए में कुल धारा की संख्या 170 है। ठीक, तो ये बेसिक चीज हुआ। क्या बेसिक बातें हुई, राष्ट्रपति की सहमति कब मिलती है, लागू कब होता है, ये दोनों चीज ही सब एक ही दिन होता है, यानी 25 दिसंबर 2023 से को ये राष्ट्रपति की इस पर सहमति मिलती है तीनों नए कानून पर। इसके बाद लागू हो जाता है 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में ये तीनों नए कानून लागू हैं। अध्याय बीएनएस में 20, बीएनएसएस में 3939 और बीएसए में 12, फिर धारा 358, 531 और 170। अब थोड़ी सी बात इसमें और रहेगा, कुछ धारा और कुछ अध्याय, जैसे बीएनएस का धारा जो है एक धारा, बीएनएस का एक धारा, बीएनएस में 106 क्लोज 2 बीएनएस जो है यह लागू नहीं है। यह मामला अभी चल रहा है माननीय न्यायालय के पास और यह है कि 106 क्लोज 2 है आपको हिट एंड रन से संबंधित मामला, जिसमें वाहन दुर्घटना कैद करके यदि कोई वाहन चली जाती है वहाँ से, उस पीड़ित को बचाए बगैर या मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दिए बगैर, तो उनके लिए कठोर कारावास के 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने के दंड से दंडनीय इस अपराध को बनाया गया है। तो अभी यह मामला कहाँ चल रहा है, अभी माननीय न्यायालय के पास यह मामला चल रहा है। तो इस 358 में से 106 क्लोज 2 इन धारा में से 106 क्लोज 2 बीएनएस अभी लागू नहीं है। बीएनएस का बीएनएसएस में 39 अध्याय में से अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12, देखिए ये डेट नहीं है, अध्याय 9, 11 और 12 अभी ये इसके लिए क्या है, 9, 11, 12 जो है इसके विषय में कहा गया है कि नागालैंड एवं अनुसूचित क्षेत्रों में
अभी इनको क्या किया जाएगा, वहां के राज्य सरकार चाहे तो लागू रख सकती है, तो लागू कर सकती है, अन्यथा अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी यह राज्य सरकार पर डिपेंड है। किस क्षेत्र के लिए? नागालैंड और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, इनके लिए कहा गया कि 9, 11, 12 लागू नहीं किया। अब देखिए अध्याय 9, जब बीएनएसएस का अध्याय 9 पढ़िएगा तो इसमें है लोक प्रशांति को भंग करने के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई। यदि कोई जैसे होता क्या है कि पहले 107 की, जो आपको याद होगा सीआरपीसी के अंतर्गत 107 की कार्रवाई होती थी, अब 126 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई होती है। 108 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती थी वह अब 127 बीएनएसएस के अंतर्गत होती है। 109 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती थी वह अब 128 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो ये सभी धाराओं को, मतलब ये सभी कहाँ है? बीएनएसएस के अध्याय 9 में है। तो इससे संबंधित जो कार्रवाइयाँ होती है उनके लिए कहा गया है कि राज्य सरकार यदि चाहेगी तो, नागालैंड के राज्य सरकार चाहेगी तो ये कर सकती है। ठीक, ऐसा नहीं, राज्य सरकार इस पर सहमति इन क्षेत्रों के लिए। ठीक, अब इसी में जो आपको धारा देखिए, धारा 12 जो है ये क्या होता है कि जो किसी आपराधिक मामला को रोकने के लिए कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। जैसे किसी अपराध की सूचना मिलती है और पुलिस क्या करती है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, तो उस तरह की बातें यहाँ पर है आपको अध्याय 12 में। तो ये अभी अध्याय 9, 11 और 12 बीएनएसएस के अध्याय 9, 11 और 12 नागालैंड अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं है। ये कब मतलब लागू होंगे? तो ये राज्य सरकार ही अपने अनुसार लागू कर सकती है। अब इसके बाद आइए बीएसए का। अब थोड़ा और हम लोग बीएनएसएस में एक चीज और आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, क्या? अनुसूची। इसमें 2 अनुसूची है। अनुसूची की संख्या कितनी है? 2 है। प्रथम अनुसूची में 358, जो बीएनएस का 358 धारा है, ये अब धारा को यहाँ रखा गया है प्रथम अनुसूची में, और बताया गया है कि कौन सा धारा संज्ञेय है और कौन सा धारा असंज्ञेय मामला के अंतर्गत लगेंगे। ठीक है, बेलेबल कौन है, नल बेलेबल कौन है, ये सभी कहाँ पर रखा गया है? बीएनएसएस के अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में क्या रखा गया है? बीएनएस की धारा। ठीक है, इसके बाद क्या है? द्वितीय अनुसूची की बात कीजिए तो द्वितीय अनुसूची में 58 प्रपत्र दिए गए हैं। ठीक, इन प्रपत्रों में मतलब कोर्ट किसी को नोटिस करती है तो उसका क्या पत्र का प्रारूप होगा, ये सभी प्रपत्र आपको बीएनएसएस के अनुसूची 2 में रखा गया है, 58 रखा गया है। अब थोड़ा सा इसमें चलते हैं, बीएसए में चलते हैं। बीएसए में क्या है? बीएसए में एक और चीज है, इसमें भाग है, 4 भाग में बीएसए को बांटा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये बेसिक चीज है और यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर ही, आप जब ऑब्जेक्टिव का देखिएगा पिछले साल का क्वेश्चन निकाल करके, जो सत्रांत का या सावधिक का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब बीएनएस, अब होता क्या है कि बीएसए जब पढ़िएगा तो बीएसए चूंकि ये हमारे, जब हम लोग ड्यूटी किए थानों में तो वहाँ पर बीएसए से संबंधित हम लोगों ने कुछ चीज़ देखा नहीं, क्योंकि इसका बीएनएसएस यानी आईपीसी हम लोग देखते आ रहे हैं कि उसमें हत्या के लिए कौन सा दंड है, चोरी क्या है, गृहभेदन क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा इसको पढ़ने में रुचि तो लगेगा और ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेकिन आपको बीएनएसएस और बीएसए थोड़ा समझने में समस्या हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड भी नहीं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है यदि कुछ चीज़ है पढ़ना तो बीएनएसएस है, क्योंकि बीएनएसएस क्या है? प्रक्रिया है। किसी भी कार्रवाई, चाहे कोई मामला है, संज्ञेय मामला हो, असंज्ञेय मामला हो, घटित होता है, उससे संदर्भ में क्या कार्रवाई है, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उससे संबंधित क्या कार्रवाई है, इन सभी बातों को यहाँ पर रखा गया है। समन करना, वारंट, इश्तिहार, कुर्की, ये सभी चीज़ का यहाँ पर पूरा दिया गया है। और ये बीएनएसएस के अंतर्गत ये सभी चीज़ें, कोई व्यक्ति आपके थाना पर कोई सूचना लेके आता है तो आपको प्राथमिकी करना है या किस
धारा के अनुसार है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे 173 में, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अध्याय 13 को देखेंगे। अध्याय 13 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है आपको बीएनएसएस का। अध्याय 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है बीएनएसएस का, जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित बातों को रखा गया है। अध्याय 6 में आपको समन के बारे में, वारंट के बारे में, इश्तिहार के बारे में, कुर्की के बारे में, ये सभी चीज़ों को हम लोग बीएनएसएस में बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हुआ। अब थोड़ा सा और बातें कहाँ चलती होगी, थोड़ा सा बात चलती होगी अपराध के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे थे उस, थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार करते हैं, अपराध पर। अपराध को दो जगह डिफाइन किया गया है। बीएनएसएस में भी डिफाइन है, इसका मतलब परिभाषा है, और बीएनएस में भी परिभाषा दिया गया है। बीएनएस में 2 के क्लोज, बीएनएस में 2 क्लोज 24 में आपको परिभाषित किया गया है, और बीएनएसएस में 2 क्लोज 1 सब क्लोज 6 में इसको परिभाषित किया गया है, अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध क्या है? वह कार्य या वह कृत्य जो बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय है या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अन्य किसी कानून के अंतर्गत वह क्या है? दंडनीय है। तो वह कार्य क्या है? अपराध है। वह कृत्य क्या है? अपराध है। और ऐसी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को क्षति होती है, और क्षति किसी भी तरह से शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक क्षति हो सकती है। तो इस चीज को कहा गया है क्या? अपराध। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग अपराध को। अपराध कैसा हो सकता है? अपराध या तो संज्ञेय हो सकता है या असंज्ञेय हो सकता है। अपराध संज्ञेय हो सकता है या असंज्ञेय हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध जो होंगे यह क्या हो सकते हैं? जमानतीय हो सकते हैं या अजमानतीय हो सकते हैं। बिलेबल हो सकते हैं या नॉन बिलेबल हो सकते हैं, पहली बात आ गई। दूसरा क्या हो सकता है? समनीय हो सकते हैं। अपराध समन या असमनीय हो सकता है। और क्या हो सकता है? समन मामला हो सकता है या वारंट मामला हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिए, यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य किया, यह अपराध हो गया, यानी जो बीएनएस के अंतर्गत क्या है? दंडनीय है, या केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी विधि के अनुसार वह क्या है? दंडनीय है। तो वह क्या है? अपराध है। और यह अपराध क्या हो सकता है? संज्ञेय या असंज्ञेय हो सकता है। संज्ञेय या असंज्ञेय हो सकता है। अब यही संज्ञेय अपराध जमानतीय हो सकता है और अजमानतीय हो सकता है। यानी यही संज्ञेय अपराध क्या हो सकता है? जमानतीय हो सकता है, बेलेबल हो सकता है, नॉन बेलेबल हो सकता है, ठीक है। यही संज्ञेय अपराध क्या हो सकता है? समनीय हो सकता है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल हो सकता है। यानी जिसमें देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये समन और ये समनीय दोनों में अंतर है। ये समन मामला जो होता है, ये समनीय मामला जो होता है, यह कैसा होता है? कंपाउंडेबल होता है, मतलब जिसमें पीड़ित और अभियुक्त मेल कर सकते हैं। वैसा मामला जिसमें पीड़ित और अभियुक्त मेल कर सकते हैं उसको होता है समनीय मामला, और जिसमें पीड़ित और अभियुक्त मेल नहीं कर सकते हैं जिस मामले में, उसको होता है असमनीय मामला। समन मामला और वारंट मामला में क्या है कि वारंट मामला जैसे किसी मामले में हत्या, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक किसी भी प्रकार के कारावास, दोनों में से किसी भांति के सादा या कठोर कारावास से दंडनीय हो, जुर्माना के से दंडनीय हो, तो वैसे अपराध को क्या हम बोल सकते हैं? वारंट मामला बोल सकते हैं। और उसके सिवाय जो बचता है, यानी छोटा जो अपराध हुआ, वह अपराध को, उस अपराध को समन मामले में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर
अब थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं क्या कि चर्चा होती है थाना में विशेष प्रतिवेदित कांड का और अविशेष प्रतिवेदित कांड का, यानी एसआर और नॉन एसआर के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और हम में से बहुत सारे दोस्त क्या कर देते हैं, हम में से बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि एसआर और ये नॉन एसआर हुआ। नहीं, ये जो संज्ञेय मामला हुआ यह क्या हो सकता है, एसआर हो सकता है या नॉन एसआर हो सकता है। यहाँ इस संज्ञेय मामला को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया क्या, विशेष प्रतिवेदित कांड, विशेष प्रतिवेदित कांड, और दूसरा अविशेष प्रतिवेदित कांड। ठीक है, यानी संज्ञेय मामला जो हुआ उसको अनुसंधान के दृष्टि से सहूलियत भी होता है इसमें, विशेष प्रतिवेदित कांड और अविशेष प्रतिवेदित कांड। विशेष प्रतिवेदित कांड में जिसमें बृहद दंड के प्रावधान है, 7 वर्ष से ऊपर की दंड के प्रावधान है, उस तरह के अपराधों को मैक्सिमम विशेष प्रतिवेदित कांड में रखा जाता है। और नॉन ऐसा अविशेष प्रतिवेदित कांड को 7 वर्ष से कम का 1 ईयर, और अविशेष प्रतिवेदित कांड को जो 7 वर्ष से कम के सजा वाले अपराध होते हैं उस तरह के अपराधों को अविशेष प्रतिवेदित कांड में रखा जाता है। यानी जो गंभीर मामला है उस मामले को विशेष प्रतिवेदित कांड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये संज्ञेय अपराध जो है वह है विशेष प्रतिवेदित कांड और अविशेष प्रतिवेदित कांड। अब थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा सा क्या, आप जब पढ़िएगा तो आपको एक चीज और आएगा, उपहति, फिर घोर उपहति। उपहति के बारे में आएगा। उपहति मतलब क्या, किसी को इंजर्ड कर देना, इंजुरी करना, यानी साधारण उपहति है तो किसी को लपड़ थप्पड़ देना, ये उपहति हुआ। ठीक है, घोर उपहति मतलब किसी को जख्मी कर देना, बुरी तरह से उसको जख्मी कर दिया तो घोर उपहति कहा जाता है। इसके बाद सदोष उपहति कायद करना। सदोष मतलब क्या, दोष अपने ये जानते हुए कि हम किसी व्यक्ति को ये बात बोल रहे हैं तो ये दोष है और हम वो काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो, सदोष। यानी सदोष उपहति कायद करना, यानी यह जानते हुए कि हम इनको लपड़ से मार रहे हैं, लपड़ थप्पड़ कर रहे हैं, तो यह क्या है, अपराध है, फिर हम इनको मार रहे हैं, यह जानते हुए, तो यह क्या हुआ, सदोष उपहति हुआ। फिर उसी प्रकार से सदोष घोर उपहति। तो ये सभी चीज़ें आएंगी आपको, बार बार आपको जब BNS पढ़िएगा तो उसमें आएगा। तो आज के हम लोग वीडियो में इतना ही, हम लोग थोड़ा सा बेसिक इकट्ठा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किए हैं। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा, और आप सभी से अनुरोध होगा कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इसमें जुड़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में अगर अनुसंधान में किसी प्रकार की समस्याएं होंगी तो हम लोग उस ग्रुप पर ही शेयर करके और उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम बहुत जानने वालों में से नहीं हैं, आप में से ही हैं, थोड़ी बहुत जो हमें जानकारी है उसको हम आपके समक्ष शेयर कर रहे हैं कि चूँकि हमें भी कुछ जानकारी बढ़े। और आपको निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि हम और उसमें कुछ त्रुटि जो है उस त्रुटि को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित ही आपसे अनुरोध होगा कि आप देखिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी प्रशिक्षण कर रहे हैं हमारे दोस्त उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी जुड़े हम लोगों से, हम लोग आपस में जुड़ करके और एक बेहतर कार्य करने के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।